हेलो एवरीवन। आज जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था आपको कि मैं कोई चैप्टर लेकर के आऊँगा, तो आज मैंने इस बुक का जो कि एनसीईआरटी मैथ्स बुक है, क्लास 10th का है, इसका मैं चैप्टर 1 लेकर के आया हूँ, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज हम वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और आपको ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है और बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा एंड तक देखना है। उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने काम की बात पे, मतलब पॉइंट पे कि क्या हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ हम बेसिक बताएंगे, बेसिक से ले करके जो इस चैप्टर का जहाँ फोकस है, जहाँ मेन उसका व्यू है, मतलब इस चैप्टर को समझाने का, ये चैप्टर बताना चाह रहा है आपको, तो उस पे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है, शब्द आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब बताइए पूर्णांक होता क्या है? इंटीजर। पूर्णांक होता है क्या है? जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ये इंटीजर कहलाएगा। इसमें 3 तरह का इंटीजर है। एक निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर है। ओके, तो पूर्णांक समझ में आ गया। अब देखिए कि इसके बाद एक और शब्द है, एक वर्ड है कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये सभी वर्ड वास्तविक संख्याएं में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसीलिए मैं इसे बेसिक बता रहा हूँ। तो रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कि p/q के रूप में इसको क्या कर डिनोट किया जाता है, यानी कि निरूपित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ p और q क्या होगा? इंटीजर होगा। p और q होगा, ये इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक होगा। ओके, P और Q पूर्णांक होगा। और P/Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी 0 नहीं हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये परिमेय संख्याएं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि आपका 5/4 है। ठीक है, ये मतलब 4/5 कुछ भी लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं, चलिए कोई ये नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या है, और इसका क्या होगा एक कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, दोनों का। जैसे कि P है, P का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, Q का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसका देखिए 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब 8 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है ना, 2 × 2 × 2 हो सकता है कि नहीं। लेकिन क्या है, ये यहाँ क्या दिया, 1 मिनट, सॉरी, मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों का। जैसे कि आप देखिए 10/4, ये कभी नहीं हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका। जैसे कि 2 है, 2 आ जाता है इसमें, 5 × 2 है ना, 2 × 2, ये नहीं हो सकता। 5/2 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या सीधी सी बात है कि P/Q के फॉर्म में जो होगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा, Q 0 नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए, अब क्या है कि अब अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं किसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएगा। जैसे कि आप देखिए √2 परिमेय संख्या नहीं, P/Q के फॉर्म में नहीं ला सकता है। जैसे कि इसका देखेंगे 1.414, सो ऑन बहुत सारा आते चला जाएगा। फिर पाई भी ले लीजिए, पाई का होता है 3.14, सो ऑन बहुत सारा आ जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। अब देखिए हम चलेंगे मेन
वास्तविक से जो चैप्टर है उस चैप्टर के वर्ड पे चलेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे बोलते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है और इनका वर्ग जो होगा सदैव मतलब हमेशा धनात्मक होगा। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, मतलब मान लीजिए 5 क्या है 5/4 भी है, √2 भी है, मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। और इसका जब भी हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है ना? तो इतना समझ में आ गया वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसके गुण के बारे में। अब देखिए इसका गुण क्या होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक। देखिए आप लोग थ्योरी अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद सवाल अपने आप बनता जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका क्या है अब देखिए वास्तविक संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण होता है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके दो महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या होता है? पहला गुण होता है एक कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है। दूसरा होता है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, अब हम इसके बारे में जानेंगे अभी आज की क्लास में कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, होता क्या है। अब मान लीजिए कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक a है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। समझ में आया कि कोई मतलब एक धनात्मक पूर्णांक a को, मान लीजिए a को b से डिवाइड करेंगे, b से भागा देंगे, धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार भागा देंगे कि हमको शेषफल r प्राप्त हो। और जो b से कम हो यानी कि ये क्या होगा? ये कम होगा। जब भी होगा ये b ग्रेटर देन r, यानी कि r जो होगा छोटा होगा हमेशा। तो इसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि इसको कलन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलन विधि भी बोला जाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कि इसके बारे में इसको ये भी बोला जाता है कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को आप जानेंगे कि इसका क्या मकसद है, क्यों इसको पढ़ना है हमें, यानी कि इसे ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले करके देखेंगे और कैसे बनता है। मान लीजिए एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको कि एक बार की बात है कि एक अंडे वाला सड़क पे चल रहा था और एक निठल्ला जो कुछ नहीं करता है वो अंडे का भाव वगैरह पूछने लगा, कैसे क्या है, और उसको तो लेना नहीं था अंडा। फिर बादाबादी हो गया दोनों में। फिर क्या हुआ कि वो निठल्ला जो था, जो कुछ नहीं करता था, वो अंडे वाला का टोकरी लेकर के नीचे पटक दिया और उसका सारा अंडा फूट गया। अब अंडा फूट गया उसका, तो अंडा फूट गया, वो पुलिस के पास चला गया। पुलिस को बोला कि ऐसी सी बात है कि हमें पैसे चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए। तो पूछा गया, पुलिस के द्वारा पूछा गया कि तुम्हारा कितने का अंडा है। तो वो अंडे वाला क्या जवाब देता है? अंडे वाला जवाब देता है कि 2-2 गिनने पर एक बचेगा। ध्यान रखेंगे, 2-2 गिनने पर एक बचेगा। 4-4 गिनने पर
3 बचेगा। अब फिर 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, 7 गिनने पर कुछ नहीं, 0 बचेगा। ठीक है, और मेरी टोकरी में 150 अंडे नहीं आ सकते हैं। मतलब बोल रहा है मेरे टोकरी में 150 अंडे नहीं आ सकते हैं। क्या बोल रहा है कि वो 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो इसको हम ये एक पहेली के रूप में वो बताया और इस पहेली को हम सुलझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि अंडों की संख्या A है। माना कि अंडों की संख्या बराबर A है। तो ये क्या होगा, बोल रहा है कि 125 से अधिक नहीं आ सकते हैं। तो A जो अंडों की संख्या हम लिए हैं, या तो A जो होगा वो कम होगा 150 से या बराबर होगा। क्या बोला है टोकरी वाला, बोला है ये अंडा जो है 150 से अधिक नहीं आ सकता हमारी टोकरी में। तो ये क्या हो सकता है, A जो है, जो अंडों की संख्या लिए हैं वो 150 के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। अब हम देखेंगे कि, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं 7 गिनने पर। अब कह रहा है यदि हम 7 गिनते हैं तो मान लीजिए अंडों की संख्या A हमको निकालना है। अंडों की संख्या निकालने पे तो हमारा क्या बचेगा, यानी कि वो बोला है कि हम 7 गिनेंगे तो हमको कुछ नहीं बचेगा। तो मान लीजिए एक 7 प्लस 0 बचा। ठीक है ना, जहाँ P क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। फिर कह रहा है 4 गिनने पर 3 बचेगा। फिर 4 A इक्वल टू 4 से कोई भी ले सकते हैं हम, 4T ले लेते हैं, 3 बचेगा। 4 से गिनने पे हमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर क्या कह रहा है हमें कि 2 गिनने पर 1 बचेगा, यानी A इक्वल टू 2U प्लस 1। ऐसे हम लिख सकते हैं इस पहली को। समझ में आया, यानी कि 7 गिनने पर हमें 0 बचेगा। ठीक, फिर 4 गिनने पर हमें 3 बचेगा और 2 गिनने पर हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कि B का मान हमें क्या क्या मिला। मान लीजिए आपका, हम क्या बोले थे आपको कि हम बोले थे आपको A B और ये शेषफल R के रूप में, यही ना बताए थे हमको। हम क्या बोले थे आपको कि A से किसी संख्या B को इस प्रकार विभाजित करेंगे कि हमें शेषफल प्राप्त A होगा, R होगा। ओके, तो देखिए A को विभाजित करेंगे किसी संख्या से, मान लीजिए यहाँ इसको B मान लीजिए, T मान ये B मान लीजिए, A तो है, तो B इक्वल टू हमें क्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 4 2 आ रहा है। और R के रूप में शेषफल में क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखिए कि इसका क्या है कि ये क्या है, ये तो छोटा है ना B से। मैंने क्या बताया था आपको कि R जब भी होगा B से छोटा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। जैसे कि हमें अंक में लिखते हैं इसको, अंक में लिखते हैं 17 और 6 को इस तरीके से कैसे लिखेंगे। 17 और 6 को, 17 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 6 गुने 2 प्लस 5। अब जाएंगे, अब पॉइंट पे जाएंगे, अब एचसीएफ निकालेंगे। वो तरीका कैसे जानेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक, तो अब देखिए कि 17 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 2 प्लस 5, यानी कि 17 में 6 2 बार आता है और 5 शेष बचता है। इतना क्लियर है। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 5 और 12, 5 12। अब देखिए 5 इक्वल टू 12 गुने 0 प्लस 5, ऐसा लिखेंगे इसमें, क्योंकि 12 5 से बड़ा है इसीलिए, है ना, ऐसा किए हैं। 0 क्यों दिए, 12 जो है 5 से बड़ा है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर एक और एग्जाम्पल है, जैसे 20 को, 20 इक्वल टू 4 गुने 5
प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसमें क्या होगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। ठीक, अब देखते हैं, अब पॉइंट पे अब देखिए कि क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम HCF निकालेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालेंगे, ठीक है ना। अब HCF निकालेंगे, HCF बोलते किसको है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, HCF बोलते किसको है, ये बताइए। HCF क्या होता है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या, मान लीजिए दो A और B का हमें HCF निकालना है, तो कोई दो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो कि A और B को विभाजित कर सके उसे HCF बोला जाता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालना है। तो एक हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 455 है और 42 है, इसका हमको HCF निकालना है। तो यूक्लिड प्रमेय से कैसे HCF निकालेंगे, अब देखिए, यूक्लिड प्रमेय से HCF निकालना है। यूक्लिड प्रमेय से कैसे करेंगे हम इसको, जैसे हम अभी आपको बताए थे ना, तो इसी तरह देखिए 455 को हम कैसे लिखेंगे, इसको 4 2 गुने 10 420 प्लस 35 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि उसी फॉर्म में जैसा कि मैंने पीछे बताया था। तो यूक्लिड प्रमेय से हम कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, तो 455 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम जाएंगे, फिर इसका लेंगे ये भाजक, 42 इक्वल टू 35 गुने 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 7, ठीक। फिर इस भाजक को लेंगे इक्वल टू 7 गुने 5 प्लस 0। तो हमें इस तरह से यूक्लिड प्रमेय से हम HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब देखिए, अब यहाँ जो है हमारा शेष फल 0 आ गया है, ये आगे अब ये प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, ओके। तो हमारा HCF क्या आया, तो इस स्थिति में 7 जो होगा, ये भाजक जो है 7, वही HCF कहलाएगा। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो इस तरह से आज मैंने सारे थ्योरी को आपको समझा दिया है, और एक बार में आपको यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार और देख लेंगे, और कल नेक्स्ट डे में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको करवाऊँगा। तो ओके, आज क्लास को यहीं रखते हैं, बाय।